नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा दें, आपका परिचय करवा दें अपने विद्वान मित्र, जो आपके चिर परिचित मित्र हैं, डॉक्टर गौतम चटर्जी जी से। और ये हमसे जुड़ते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। आनंद अभिनंदन मेनका जी आपका इस कार्यक्रम में। गौतम जी, आज के अंक में हमारी जो जिज्ञासा है वो बिल्कुल अलग है। और हमारे हो सकता है दर्शक मित्रों को भी अजीब सी लगे। और जब वो हमारी बात सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, ये बात तो सच है। हमारे दर्शक मित्रों ने भी आपके बहुत सारे व्याख्यान देखे होंगे या इस तरीके के पॉडकास्ट देखे होंगे। तो उसमें अक्सर आप एक बात जो कहते हैं, और वो विषय पता नहीं कैसे आ जाता है, जो आप अपने हाथ से ताली और खाली वाली बात करते हैं। तो उसमें अभी तक मैंने तो जो सुना है और जो मुझे याद है, वो लगता है कि एक ही ताल है जिसको आप बताते हैं कि उसको एकोन दुगुन तिगुन में भी कहा जा सकता है, और उसका गैप लंबा किया जा सकता है। तो कहीं एक ही ताल होता है या ताल और होते हैं? और ये ताल का कितना महत्व होता है? नहीं नहीं, ताल तो कई हैं। मैं एक्चुअली संगीत का आदमी नहीं हूँ। न मैंने गायन वादन कहीं सीखा है, न ताल सीखा है। वो जब मैं नाट्य शास्त्र पर बोलता हूँ जी। या बोलने का को कहा जाता है, तो जो बोलना होता है उसमें जब संगीत की बात आती है, तो कभी राग की बात आई, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज की जो राग पद्धति है उसको मैं नाट्य शास्त्र से जोड़ के बताऊं। जैसे आज की जो ताल की पद्धति है उसको मैं नाट्यशास्त्र से जोड़ के बताऊं, तो वो समझाने के लिए मुझे कोई सुर लेना पड़ता है, कोई राग लेना पड़ता है। अब मुझे राग की कोई जानकारी नहीं है, तो कोई एक राग कहीं से भी हल्का सा लेके उनको खाली एग्जाम्पल देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। मेरी जगह कोई गायक होगा तो वो ज्यादा अच्छा बताएगा। वैसे ही ताल को समझाने के लिए मैं कोई एक ताल लेता हूँ, मेरी जगह पर कोई संगीत का होगा या तालज्ञ होगा तो वो ज्यादा बेहतर बताएगा, क्योंकि वो उसी दुनिया में है। मैं तो सिर्फ नाट्यशास्त्र में ताल के बारे में कैसे कहा गया इसको बताने के लिए आजकल का ताल लेता हूँ। अब होता क्या है कि ताल बहुत है। दादरा है, कहरवा है, चंपक है, झंपक है, झप ताल है, एक ताल है, सूल ताल है। वो भी तबले के लिए अलग है, पखावज के लिए अलग है। अब जैसे मैंने सूल ताल बोला, तो ये पखावज के लिए है। या आड़ा चौताल है, वो भी पखावज के लिए है। और भी कई है, लक्ष्मी ताल तक है 28 मात्रा का। लेकिन आजकल जो झंपक ताल यूज नहीं होता, पहले यूज होता था। जब रविन्द्रनाथ ठाकुर जदू भट्ट से ध्रुपद सीखते थे तब ये सब ताल होते थे। झंपक ताल 5 मात्रा का ताल, उसी तरह से 11 मात्रा का ताल, 10 मात्रा का ताल, शुद्ध ताल 10 मात्रा का है। तो होता क्या है कि आप देखिएगा जितने भी क्लासिकल म्यूजिक गाने बजाने होते हैं उसमें 2-3 ताल पे ही सारे गाने होते हैं पूरे देश भर में। उसमें से एक है एक ताल, एक है 3 ताल, और या फिर और झप ताल। तो एक ताल, 12 मात्रा 3 ताल का और झप ताल, ये सब जो 10 मात्रा, 12 मात्रा, 14 मात्रा के ताल में ही सारे क्लासिकल वोकलिस्ट गाते हैं या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बजाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही प्रचलन में है, बाकी का कोई प्रयोग नहीं है। इसी तरह से जो क्लासिकल गाते हैं विलंबित, अति विलंबित, तो उसी को वो 14 मात्रा कोई 28 में कर लेते हैं, 32 में कर लेते हैं, 44 में करते हैं, स्लो करने के लिए। फिर स्लो से फास्ट में आते हैं, अति विलंबित, फिर विलंबित, फिर उसके बाद द्रुत आता है, मध्य लय आता है। तो ये जैसे हमारे यहाँ अति विशिष्ट कलाकार हुए, तो हर कोई अति विशिष्ट कलाकार नहीं हो सकता। जब कोई अति विशिष्ट हो जाता है, वो कुछ भी गाता है बजाता है, तो उसका असर अपने आप होने लगता है। जैसे मैंने एक बार हम लोग शंकर मुझे संगीत समारोह में सुनते थे, तो राजन साजन के साथ किशोर माझी तबले पर बजा रहे थे और मध्य लय में बजा रहे थे, जब ताल में। तो हम लोग सुनते सुनते बाहर भी आ गए, चाय भी पी ली, वहां तक भी सुनाई दे रहा है, लाउड स्पीकर लगा है। फिर लोग वापस भी आ गए, फिर घर तक भी पहुंच गए, लेकिन वो भीतर से जा ही नहीं रहा है, इतना अच्छा लग रहा था। वो मध्य लय में बजी रहा है, बजी रहा है। तो ये अति विशिष्ट कलाकारों के साथ होता है कि आप वो ऐसा उनके भीतर एक ऐसी आस, ये संगीत का ही शब्द है, तबले पर ऐसी आस आ जाती है, उनके गाने में ऐसी आस आ जाती है कि वो उनको बाकी लोगों से अति विशिष्ट बनाती है। क्योंकि एक ही राग तो सभी गा बजा रहे हैं, कोई भी एक राग, चाहे बागेश्वरी है, चाहे पूरिया कल्याण है, या कोई भी है, लेकिन
कुछ लोगों का ही क्यों नाम तो बहुत बात की चीज है, कुछ लोगों का ही क्यों अच्छा लगता है, किशोर अमोनकर का ही क्यों अच्छा लगता है, निखिल बैनर्जी का ही क्यों अच्छा लगता है, रईस खां का ही सितार क्यों अच्छा लगता है। उसका कारण है कि अति विशिष्ट, उसके साथ अति विलंबित भी होता है और विलंबित भी होता है। तो होता क्या है कि मुझे तो राग ताल संगीत की दुनिया से कोई जानकारी नहीं है, ना मैं इसकी पढ़ाई की है म्यूजिकोलॉजी में, न मैं किसी के पास जाके संगीत सीखने गया हूँ। मैं संगीत वगैरह पर रिव्यू लिखता था, तो मुझे लगता था कि कलाकारों के पास मुझे जाना चाहिए, कुछ बातचीत करके सीखना चाहिए। तो उनसे मैं प्रश्न करता था, वो जो बताते थे उसको मैं मन से सुनता था, ध्यान से सुनता था। उस कारण से ही मैं कुछ बोल पाता हूँ। अब जहां तक ताल है, कोई म्यूजिकोलॉजिस्ट तो बताएंगे ताल के 10 प्राण होते हैं, या कोई तबला वादक है, तबला शिल्पी है, तो वो ताल को अच्छी तरह से बता सकता, समझा सकता आप किस कार्यक्रम में। लेकिन मैं ताल का न तो विशारद हूँ, न तालज्ञ हूँ। मैं नाट्यशास्त्र की चीजों को आसान करने के लिए कोई राग कोई ताल का कुछ थोड़ा सा करके बता देता हूँ, क्योंकि मेरे गले में भी सुर नहीं है। और ये जो इसको ताली बोलते हैं, इसको खारी बोलते हैं। तो बस लोगों के पास ये जो भ्रम है कि आज 1000 साल में हमारे यहाँ ताल का सिस्टम आया है जो नाट्यशास्त्र से नहीं जुड़ता है। अब जैसे ताली खाली लोग बोलेंगे तो उस्तादी परंपरा में है, तो मैं उनको बताता हूँ ऐसा नहीं है। यही ताली खाली नाट्यशास्त्र में भी था। इसको, ये जब ताली किया तो इसको शब्द क्रिया लिखा हुआ है, और जब खाली है उसको निशब्द क्रिया लिखा हुआ है। इस बात को मैं लोगों तक इसलिए ले जाता हूँ ताकि नाट्यशास्त्र लोगों से जुड़े, और वो ये सिद्ध हो या प्रतिष्ठित हो कि वो हर काल का ग्रंथ है। वो पंचम वेद कहा गया है, तो जैसे वेद है या रामायण महाभारत है, वैसे ही नाट्य वेद है, पंचम वेद है, ये हर काल के लिए, जिसमें सारी कलाओं का वर्णन है। लेकिन जो लोग जोड़ नहीं पाते हैं, मैं उनके बीच में इस योग का काम करता हूँ, तब और अब के बीच में। हाँ, ये बात कोई भी कह सकता है कि उसमें मैं ताल बताते समय एक ही कोई ताल क्यों बताता हूँ। एक तो ताल का नाम है एक ताल, और जो ताल मैं बताता हूँ उसका नाम है आड़ा चौताल या आड़ा चार ताल, जो भी है। तो मैं तो उतना ही बता लेता हूँ, बहुत है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि एक ही ताल में बार बार क्यों डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ, उसका कारण है कि मुझे नहीं आता, और वो ताल भी ठीक से नहीं आता। लेकिन उसमें भी एक खास बात यह है कि वो एक पर्टिकुलर जो ताल है, वो ताल कठिन है लोगों के लिए। और दुगुन तिगुन चौगुन तो हर कोई भी कर सकता है, 2 बार दोहरा देने से दुगुन हो जाएगा। लेकिन एक आवर्त में दुगुन तिगुन चौगुन करना ये कठिन होता है। तो एक तरीके से वो भी विशिष्ट हो जाता है। वो मैं आड़ा चौताल जब भी करता हूँ, आ, धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना धिन, इसी को मैं पहले स्लो, धीरे से पहले पहली बार जब ताल को बताते हैं उसको ठा कहते हैं। फिर दुगुन, इसको 2 बार कर दे तो दुगुन हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि इसको एक आवर्त में दुगुन। वो भी मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ देखिए मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे बताना होता है कि नाट्यशास्त्र में दुगुन को क्या कहा गया है, एक आवर्त में दुगुन को क्या कहा गया है। आप इसको जोड़िए कि ये नाट्यशास्त्र से चला आ रहा है, ये परंपरा चली आ रही है। इसको बताने के लिए मैं खाली करता हूँ, तो मुझे आता ही नहीं तो मैं दिखाऊंगा कैसे। तो वो ताली और खाड़ी में मैं इसको दिखाता हूँ। उसी तरीके से एक और कठिन ताल है, मतलब आड़ा चौताल बहुत कठिन है। और एक आवर्त में दुगुन तिगुन चौगुन, आप अगर किसी अभी मुझसे बात कर रही हैं इस कार्यक्रम में, और तुरंत कॉल कर दें किसी भी देश के किसी भी संगीत के प्रोफेसर को, गायन या वादन के, और आप बोली कि एक आवर्तन में तिगुन करके दिखाइए आड़ा चौथा, तो नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। लेकिन उस्तादी परंपरा में किसी को भी कभी भी कह देंगे तो वो कर देगा। इसीलिए आज तक किसी भी म्यूजिक कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कोई कलाकार नहीं हुआ। किशोर महाराज जी ने यही कहा था, लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि भारतवर्ष का कोई विश्वविद्यालय, कोई संगीत का जो इंस्टीट्यूशन है, उसने आज तक देश को कलाकार नहीं दिया है। उसका मैं एक उदाहरण खाली ये देता हूँ कि अभी जैसे आप कॉल करके किसी को भी बोले तो नहीं कर पाएंगे, वो जोड़ेंगे कि किस मात्रा पर दुगुन करें, और हम वो करते चले जाते हैं। तो ये होता है गुरु शिष्य परंपरा में, ऐसा होता है। लेकिन अगर उदाहरण देना हुआ तो एक और कठिन ताल है, वो है पंचम सवारी। वो 15 मात्रा का है। 15 मात्रा को करना बहुत मुश्किल होता है। उसका उसके बोल है धी ना धी दिकत धी दी ना दी दी ना तीन कितृन ना तिरकिट तू ना कत्ता धी दी ना धी दी ना धी। ये 15 मात्रा का ताल होता है पंचम सवारी।
तो आड़ा चाल ताल हम लोगों के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ताली खाली में। धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना धिन। तो इसको जब खा में करते हैं, फिर दुगुन तिगुन चौगुन अचानक से करने लगते हैं, तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता है, उनको लगता है शायद मुझे आता होगा, लेकिन मुझे आता नहीं है। वो मैं नाट्य शास्त्र को एक तरह से लोगों तक ले जाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। वैसे पंचम सवारी है, धी ना धी धी कत धी धी ना धी धी ना तिरकिट तिन कित्रिना तिरकिट तू ना कत्ता धी धी ना धी। ये पंचम सवारी। तो बस इतनी सी बात है जो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि एक तो बहुत सारे तालों के बारे में भी पता चला। और हाँ, बस जो सुना सुना था वो तीन ताल और झपताल वो स्कूल वगैरह में भी जो है सिखाते हैं जब म्यूजिक, तो ये सब बताते हैं। लेकिन हाँ। आपकी जब बात सुनी तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि हम जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते। ये जो आप बताते हैं कि मुझे म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। और लगता है कि सचमुच विनम्र आदमी को इतना होना चाहिए। लेकिन ताल के बारे में आपसे सुन नहीं, ये के। मॉडेस्टी नहीं है। मेनका जी, मॉडेस्टी इस तरह से न लिया जाए। जो मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ, मैं सचमुच में मैं कहीं कहीं तालीम नहीं ली। हाँ, लेकिन जो मैं कुमार गंधर्व जी के साथ बैठा हूँ वर्ष बहुत देर तक, या मल्लिकार्जुन मंसूर साहब के साथ बैठा हूँ, या गंगूबाई के साथ हुआ, किशोर महाराज जी के साथ हुआ, शांता प्रसाद मिश्र के साथ, तो क्या बैठ के कर क्या रहा हूँ? बैठ के यही तो पूछते थे वो लोग, बता देते कि परन क्या होता है, चक्करदार परन क्या होता है कथक में, और कैसे कोई मात्रा क्या करते हैं, उसको मात्रा को अलग अलग कैसे। ये केसी लॉर्ड से भी जब बात होती थी, जिन्होंने सिंथेसाइजर पहली बार बजाया था और बहुत सारे ड्रम वगैरह बजा सकते, बहुत कुछ बजा सकते थे, उन्होंने ही बोला था कि हम लोगों ने जब 11 मात्रा, शालीमार का जो फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है, हम्म। तो वो और भूपेंद्र ने मिलके कैसे किया था कि वो उसको पांच मात्रा करेंगे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट में, और भूपेंद्र गिटार में उसको पांच पांच और फिर एक करके उसकी 11 मात्रा कैसे लाएंगे, ये उन्होंने बताया भी था। और आप शालीमार का अगर वो सुने फिल्म का टाइटल हम्म। सॉन्ग, तो उसमें इन लोगों का यूज आप देख सकते हैं जो केसी लॉर्ड ने किया था। तो ताल का ज्ञान आप फिल्म में कैसे करते हैं, ये तो राहुल देव बर्मन ने किया था, बहुत ही अच्छा। इवन सचिन देव बर्मन उससे भी पहले करते थे। जैसे एक बहुत ही दुख से भरा गाना है, एक 71 में फिल्म आई थी नया जमाना, जी जी। उसमें गाना है दुनिया ओ दुनिया तेरा तेरा जवाब नहीं। जवाब नहीं है, हाँ। उसमें आप देखिए जो 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 खुले मुंह का वो बज रहा है, एकदम लग रहा है कि कोई बड़ा सा कोई चीज बज रहा है। वो खुले मुंह का तबला है, जिसको आमतौर पर बड़ी मुंह वाला भी तबला बोलते हैं। लेकिन एक ट्रम, वो ड्रम भी नहीं है, ट्रम भी नहीं है, और ज्यादातर वो नेपाल वगैरह का फोक वाद्य यूज करते थे। उसमें जो थाप चल रहा है घुंघरू के साथ, आप देखिएगा जयदेव चूंकि उनके असिस्टेंट थे एस डी बर्मन के, उन्होंने बीट लिया है सेम था। जो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला उन्होंने मन्ना डे से गवाई है, वो सेम चीज पर किया है। छोटे से घर में, छोटे से घर में कितना प्यार करूं जीलू हाला, मधुशाला करके ना मन्ना डे की जो शुरुआत होती है, सेम बीट है, सेम थाप है, जो कि एस डी बर्मन ने नया जमाना में किया था वो गाना दुनिया और दुनिया में। तो ये जो ताल के बारे में सेंस होना, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो विद्यार्थी लोग भी ताल याद करते हैं और तमाम कलाकार लोग भी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कॉलेज में तो पढ़ाई जाता है ये सब चीजें। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसका सेंस हो और उसका लय हो, कि हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मॉडेस्टी नहीं है कि मैं जानता हूं और कहता हूं कि नहीं जानता, बल्कि जो गुणीजनों के साथ समय गुजरा है, ये उस उन्हीं उन्हीं का आशीर्वाद है। बस मैंने मेरे कहने का तात्पर्य भी यही था कि आपसे जब बात किया तो मुझे ऐसा लगा कि आपने जो बात कही कि कोई भी यूनिवर्सिटी कोई कलाकार आज तक पैदा नहीं कर पाया। तो ये समझ में आती है ना बात कि हम किसी के साथ रह रहे हैं। और आप हमेशा संघ की बात करते हैं कि संघ का असर ये दिखता है कि अगर हम संग रह रहे हैं, उसके गुण ले रहे हैं, तो क्यों नहीं लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी में भी जी जाकर उसका गुण लेना जरूरी है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि यूनिवर्सिटीज वो चीजें नहीं सिखा पाती हैं जो हम गुणीजनों के साथ रह के उनके संग से सीख लेते हैं। ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए आपने जो बताया इस संघ के लिए, आपका मेरी ओर से और हमारे इस चैनल के
दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद, ये भी मैं 3 बार बोल रहा हूँ तिहाई लेके। आनंद। बिल्कुल बिल्कुल।